एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और इससे आपको सीटेट में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन जो पूछे वो बिल्कुल ऊपर से, टॉपिक के ऊपर से, है ना। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि हम लोग को ज्यादा 11-12 के सिलेबस से आता नहीं है। अच्छा 12th क्लास में भी आप में से अगर कोई इंटर साइंस से किए होंगे तो आपके 12th में भी आप पढ़े होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। वहां भी एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम से। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक बात पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, किसे बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म? पहला क्वेश्चन तो यही है। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, एक माइक्रो दूसरा ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, है ना। अच्छा लिटिल मतलब भी छोटा है, माइक्रो मतलब भी छोटा है। तो लिटिल ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब लिटिल मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा। और उसको शुद्ध हिंदी में मतलब सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव जंतु, है ना। सूक्ष्म में जीव जो होता है, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म जो होता है, उसी को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या इसी को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोब। अच्छा दूसरी बात, इसे आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, है ना। जैसे कि यहाँ भी माइक्रोब्स होगा, इस एयर में भी माइक्रोब्स है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है। अच्छा इसको देखने के लिए क्या, हमारे हाथ में भी ढेर सारा माइक्रोब्स है। एक अगर आप थोड़ा स्वेल उठाइए, आपको उसमें सैकड़ों माइक्रोब्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे तो दिखता नहीं है माइक्रोब्स। तो इसको देखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की, है ना। तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग माइक्रोब्स को देखते हैं। चलिए वही चीज है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग खुली आंखों से, नेकेड आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग किसकी मदद से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। These are commonly known as microbes। मतलब वही चीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल दीजिए, माइक्रोब्स बोल दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि हम लोग कॉमनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके देखिए, अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये आपको हर एक इन्वायरमेंट में मिल जाता है, हर एक इन्वायरमेंट में। अच्छा से अच्छा इन्वायरमेंट में भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएगा। और प्लस एडवर्स इन्वायरमेंट, अगर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट की बात करें जहां पे जनरली कोई प्लांट एनिमल नहीं सर्वाइव कर सकता है, तो वहां पे कौन सर्वाइव करता है? माइक्रोब्स। कौन सर्वाइव करता है? माइक्रोब्स, है ना। जैसे कि माइक्रोब्स आर लिविंग इन एवरीवेयर, एवरी पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के ऑलमोस्ट एवरी पार्ट में आपको माइक्रोब्स देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सॉइल की बात करें, वहां पे माइक्रोब्स मिल जाएगा। कुछ ऐसा रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, वहां पे जनरली प्लांट एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता है, फिर वहां पे माइक्रोब्स सर्वाइव कर जाएगा, जैसे हॉट स्प्रिंग वगैरह, है ना। अच्छा कोई ऐसा एनवायरमेंट है जो हाईली एसिडिक है, वहां पे आपको जनरली आपको प्लांट एनिमल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे आपको माइक्रोब्स मिल जाएगा। अच्छा माइक्रोब्स भी एनिमल ही है, हम लोग जनरल बात करें, जो प्लांट एनिमल जो जनरल हम लोग के एनवायरमेंट में देखने को मिलता है ना, ये अगर ऐसे एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां फिर भी आपको माइक्रोब्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे इनसाइड रॉक के अंदर, चट्टान के अंदर भी, वहां भी आपको माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे। एयर में, डीपेस्ट इन द ओशियन में, ओशियन के बहुत डीप चले जाइए, आपको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे भी आपको माइक्रोब्स मिलेगा, है ना। तो वही चीज है, चाहे वो फेवरेबल एनवायरनमेंट हो, जहां हम लोग रहते हैं वहां तो माइक्रोब्स रहते ही हैं। अच्छा जहां हम लोग नहीं रह सकते हैं वहां भी माइक्रोब्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है माइक्रोब्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके चलिए हम लोग माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ना। माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन मतलब माइक्रोब्स को हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जनरली, है ना। ऐसा नहीं सिर्फ इतना ही माइक्रोब्स होता है, इसके अलावा भी ढेर सारे माइक्रोब्स होते हैं जो हम लोग को 12th में पढ़ना है ना। लेकिन हम लोग को बेसिक बात जानना है। तो जैसे बैक्टीरिया क्या है? माइक्रोब्स है। फंगी क्या है? अच्छा इसको फंगी पढ़िए, कोई फंजाई भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। फंजाई ये भी क्या है? आपको माइक्रोब्स है। अलगी भी क्या है? अलगा क्या है? माइक्रोब्स है। प्रोटोजोआ क्या है? एक माइक्रोब्स है। वायरस क्या है? एक माइक्रोब्स है। इन सब ऑर्गेनिज्म को हम लोग जनरली नेकेड आंखों से नहीं देख सकते हैं,
है ना, हम लोग को इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? क्योंकि ये सब क्या है, माइक्रोब्स है। क्या है? माइक्रोब्स है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में ना, जैसे बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। अच्छा, प्रोकैरियोट्स किसको बोलते हैं? ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका जो न्यूक्लियस होता है फॉल्स न्यूक्लियस होता है या इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स। तो हम लोग क्या है, हम लोग का जो सेल होता है उसमें एक अच्छा न्यूक्लियस होता है, फॉल्स न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो हम लोग क्या है? यूकैरियोट्स है। अच्छा, विटेकर साहब एक साइंटिस्ट थे, वो टोटल लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए थे। कितने किंगडम में? 5 किंगडम में। पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांट, पांचवा एनिमल। ये जो मोनेरा है ना, मोनेरा आपको प्रोकैरियोट्स है। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट्स है। बाकी ये 4 बच गया ना, ये 4 क्या है? यूकैरियोट्स है। अच्छा, मोनेरा और प्रोटिस्टा मिलके क्या है? यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर, केवल एक ही सेल के बने होते हैं। बाकी ये 3 जो बच गया, फंगी, प्लांट, एनिमल, ये तीनों क्या है? मल्टी सेलुलर। कैसा ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर। अच्छा, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होता है, लेकिन जनरली क्या होता है? मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए, वही बैक्टीरिया जो है आपको ये यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। एग्जांपल वगैरह हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। फंगी क्या आपको? मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट। याद रखिएगा, ईस्ट जो है वो भी एक फंगी है, लेकिन वो यूनिसेलुलर। वो कैसा है? यूनिसेलुलर। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल फंगी जो है वो आपको मल्टी सेलुलर है। ओके, नेक्स्ट। और आपको फंगी जो होता है ये हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोट्स है। क्या है ये? हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोट। हेट्रोट्रोफिक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, पता होगा आप लोगों को, है ना? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है, वो डिपेंड होता है ऑटोट्रॉफ से। ऑटोट्रॉफ यानी कि प्लांट, है ना, प्लांट वगैरह जो होता है ये ऑटोट्रॉफ है, जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, या उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, है ना। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो होता है अपना खाना खुद बनाता है ना। तो वही चीज होता है। तो फंगी जो है ये आपको ऑटोट्रॉफ नहीं, ये हेट्रोट्रॉफ है। नेक्स्ट, अलगी क्या है? अलगी एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, ये क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म है? ऑटोट्रॉफिक, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ये अपना खाना खुद बनाता है, ये किसी पे निर्भर नहीं है, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स है। कैसा है? यूकैरियोट्स। प्रोटोजुआ। अच्छा, प्रोटोजुआ भी यूनिसेलुलर है, लेकिन यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजुआ जो होता है ये किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। कौन सा किंगडम में? किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। और ये जो है आपको यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, मतलब यूकैरियोट्स और एक ही सेल का बना हुआ है। ठीक है, यूकैरियोट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो। ओके, अब वायरस की बात है। वायरस जो होता है इसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब मैक्रोस्कोपिक, हम लोग इसको बोलते हैं सब मैक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स, है ना। ये आपको इसका स्ट्रक्चर वगैरह होता है, ये सेलुलर नहीं है, सेल का बना हुआ नहीं होता है ना। तो क्या होता है जब ये, और ये पहली बात, ये अगर किसी भी होस्ट बॉडी के बाहर में है तो इसका डिवीजन वगैरह भी नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर अपना खुद का मशीनरी कुछ होता ही नहीं है। तो ये क्या होता है, जब किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जाता है, पहुंचता है, उस बॉडी के अंदर इंटरेक्ट करता है, तब जाके वो डिवीजन वगैरह करता है, वो डिवाइड वगैरह करता है, उसका तादाद बढ़ता है इस तरह से। तो वही चीज है, मैक्रो वायरसेस आर सब मैक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स व्हिच रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल। आप चाहे एक वर्ड और लिख लीजिए इसमें, वायरसेस आर ऑल्सो नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वो इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जब ये किसी भी होस्ट बॉडी के बाहर होता है तब तो नॉन लिविंग है, लिविंग की तरह काम ही नहीं करता है। जैसे ही उसको होस्ट बॉडी मिल गया, उसके अंदर आता है, एकदम मस्त होकर डिवाइड वगैरह करता है, जिस होस्ट बॉडी में जाता है उसको डैमेज करता है, उसका सारा सिस्टम वगैरह को खराब करता है, डिजीज कॉज करता है ना। तो इस तरह से फिर वहां पे क्या होता है, फिर लिविंग की तरह काम करने लगता है। तो वो इसलिए हम बोलते हैं इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्लियर है? चलिए, अच्छा, ये जो माइक्रोब्स है ये आपको यूजफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि माइक्रोब सिर्फ हार्मफुल ही है, माइक्रोब सिर्फ डिजीज ही कॉज करवाता है। माइक्रोब्स बहुत तरह से हमारे काम में आते हैं ना। आप लोग 12th याद कीजिएगा, 12th में एक चैप्टर ही है आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब होता है मानव कल्याण। मतलब आपको माइक्रोब्स होता है मुख्तलिफ तरीके से, डिफरेंट तरीके से
कहीं ना कहीं ह्यूमन सोसाइटी को बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचाता है। हाँ, हम इससे भी सहमत हैं कि माइक्रोब से डिजीज भी कॉज होता है, नुकसान भी पहुंचाता है, लेकिन सिर्फ नुकसान पहुंचाता है ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, कतई गलत होगा। तो सही क्या है, मैक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल भी है, मैक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल भी है। मैक्रोब्स कैसे यूजफुल है पहले इस पे हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर मैक्रोब्स कैसे हार्मफुल है ना, क्या क्या डिजीज होता है, कौन से मैक्रोब से कौन सा डिजीज होता है ना, तो इनसे फिर हम लोग उस पर बात कर लेंगे। फिर क्या हो जाएगा चैप्टर का द एंड, है ना। फिर हम लोग क्या देख लेंगे, फिर इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटीएट एग्जाम वगैरह में, तो जितने भी टीचर से रिलेटेड जो एग्जाम होता है इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है वो सब हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। ओके, चलिए। अच्छा, यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, हम लोग ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन सोसाइटी को फायदा पहुंचाता है, हम लोग के लिए लाभदायक है। उनमें से सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं फूड वगैरह में, है ना। हम लोग ढेर सारा माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन यापन बनाने के लिए, है ना। जैसे आप सुने होंगे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या है, एक माइक्रोब्स है। क्या ये एक माइक्रोब्स है? अच्छा, लैक्टोबैसिलस हमको हेल्प करता है किसमें बताइए, मिल्क को कर्ड में चेंज करने में, या उसी को हम लोग बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए कौन सा माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टोबैसिलस। ओके, चलिए। अच्छा, लैक्टोबैसिलस मेकिंग कर्ड, चीज, एंटीबायोटिक। अच्छा, यहाँ पे जो होता है ना, देखिए लैक्टोबैसिलस इन सब चीजों में नहीं, चीज एंटीबायोटिक वगैरह लैक्टोबैसिलस नहीं हेल्प करता। हाँ, माइक्रोब्स करता है, बैक्टीरिया करता है, तो लैक्टोबैसिलस आपको कर्ड वगैरह बनाने में हेल्प करता है। और ईस्ट, ईस्ट भी क्या है, एक माइक्रोब्स है। ईस्ट कौन से किंगडम में आता है, फंगी किंगडम में आता है। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है बताइए। ईस्ट आपको यूनिसेलुलर है, जबकि फंगी मल्टीसेलुलर होता है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन हम बता चुके हैं, है ना। तो क्या होता है, ईस्ट, है ना। अच्छा, ईस्ट में भी, ईस्ट डिफरेंट तरह का होता है, डिफरेंट एग्जांपल है ईस्ट का। उसमें एक होता है सैक्रोमैसिस सेरेविसी, है ना। तो इसी को हम लोग, इसका हम लोग यूज करते हैं बेकरी वगैरह में। कहाँ यूज करते हैं, बेकरी वगैरह में। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट। आप चाहे तो नाम लिख लें यहाँ साइड में, ईस्ट में भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एकदम। सैक्रोमैसिस सेरेविसी, ये कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए, बेकर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट है। तो ये ईस्ट का एग्जांपल है ना, लेकिन हम लोग बेकरी वगैरह में इस ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं बिस्किट वगैरह, केक बनाने, इन सब में, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड वगैरह बनाने में। तो इसलिए हम लोग इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट। आपको नाम याद होना चाहिए, सैक्रोमैसिस सेरेविसी इज आल्सो नोन एज बेकर्स ईस्ट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अल्कोहल बनाने में, है ना। अच्छा, ईस्ट जो होता है वो आपको अल्कोहल बनाने में भी हेल्प करता है। अच्छा, ये जो ईस्ट है सैक्रोमैसिस सेरेविसी, ये आपको बेकरी में भी काम आता है। अच्छा, ये आपको अल्कोहल बनाने में भी काम आता है, ब्रीवर इंडस्ट्री में भी काम आता है, इसलिए इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, है ना, ब्रीवर्स ईस्ट, है ना, क्योंकि इससे अल्कोहल, वाइन, इन सब चीज बनाया जाता है। देखिए इस किसमें हेल्प करता है, अल्कोहल, वाइन। अच्छा, हम लोग अल्कोहल, वाइन बनाने के लिए हम लोग शुगर का यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। तो शुगर से अल्कोहल बनना जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं बताइए, फर्मेंटेशन। शुगर से अल्कोहल में बदल जाना, शुगर का चेंज हो जाना अल्कोहल में, विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की मदद से ये चेंज होता है। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन यही पूछा गया था, शुगर से अल्कोहल बनाने के मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, तो क्या बोलते हैं बताइए, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो फर्मेंटेशन मेथड है, ये सबसे पहले जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे उनका नाम क्या था बताइए, लुईस पास्चर। क्या नाम था, लुईस पास्चर। आपको नाम याद रखना है, लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, 1857 में। क्लियर है। चलिए, अच्छा यही नहीं, हम लोग फूड में देख लिए, अल्कोहल वगैरह में देख लिए मैक्रोब्स का यूज हो रहा है, और इसके अलावा मेडिसिन वगैरह में भी मैक्रोब्स का यूज होता है। ढेर सारा मैक्रोब्स की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेडिसिन। तो देखिए एंटीबायोटिक, जैसे एंटीबायोटिक क्या है, मेडिसिन है। ये हम लोग ऑब्टेन करते हैं कहां से, बैक्टीरिया से और फंगी से। इंपॉर्टेंट है ना, बैक्टीरिया और फंगी से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, एंटीबायोटिक्स। अच्छा, कुछ एंटीबायोटिक का नाम याद रखें,
स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। अब जो एक नाम यहाँ पे लिख लीजिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। कौन से बैक्टीरिया से? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक बनाते हैं। नेक्स्ट पेनिसिलिन। आपको पता है सबसे पहला एंटीबायोटिक जो बना था उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। क्या नाम था बताइए? पेनिसिलिन। ये कौन सा साइंटिस्ट बनाए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक में सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है वो है पेनिसिलिन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। अच्छा, ये जो पेनिसिलिन है कहां से ऑब्टेन किया गया था? फंगी से। कहां से? फंगी से। चलिए, उसी तरह हम लोग वैक्सीन वगैरह पढ़ते हैं, तो वैक्सीन भी जो था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स बनाया जाता है। और सबसे पहले जो वैक्सीन बना था वो बनाए थे एडवर्ड जेनर साहब। कौन बनाए थे वैक्सीन? एडवर्ड जेनर साहब। कौन से डिजीज के लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। कब बनाए थे? 1798। याद रखिएगा, सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया था कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन बनाए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और सबसे पहला वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर फॉर स्मॉल पॉक्स डिजीज इन 1798। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? यूजफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। उस क्या क्या फायदा होता है हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होने से। पहले हम लोग फूड वगैरह बनाते हैं, फिर अल्कोहल वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं, हम लोग मेडिसिन वगैरह में हेल्प करते हैं, हम लोग वैक्सीन बनाने में हेल्प करते हैं। इतना ही नहीं, है ना, हम लोग एग्रीकल्चर वगैरह में भी माइक्रोब्स का यूज करते हैं, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बचपन से, एक मेथड होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो होता है हम लोग माइक्रोब से यूज करते हैं। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। जितना गैस है उन सब गैस में लगभग 78%, कितना? 78%, 78% जो गैस है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है। क्या है बताइए? सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन। लेकिन इस 78% जो नाइट्रोजन है इसको प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकते, प्लांट डायरेक्टली नहीं लेते हैं। और दूसरी बात, प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए लेकिन वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ले भी नहीं सकते। तो अब क्या होता है? इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है सॉइल में। कहां? सॉइल में, है ना। किसके मदद से? माइक्रोब्स के मदद से। क्यों किया जाता है? ताकि नाइट्रोजन प्लांट में पहुंचे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में फिक्स हो रहा है, फिर प्लांट उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में उसको ऑब्टेन कर लेते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन मिल गया और माइक्रोब्स की मदद से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स हो जाता है ना। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमको कौन मदद करता है बताइए? माइक्रोब्स, है ना। माइक्रोब्स में बैक्टीरिया वगैरह नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। देखिए एग्रीकल्चर में कहाँ यूज होता है? जैसे कि सब माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम, याद रखिएगा नाम, है ना, राइजोबियम, नोस्टॉक, ये सब हमको हेल्प करते हैं। कहाँ पे बताइए? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है समझ गए, है ना। आवर एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण पर्यावरण में, है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस है। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस है। प्लांट कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बता रहे 78% है, इसको प्लांट डायरेक्टली नहीं इंटेक्ट कर सकते, डायरेक्टली नहीं ले सकते, है ना। तो ये जो होता है दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेस इन द सॉइल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप याद रखिएगा कौन हेल्प करता है? राइजोबियम, नोस्टॉक, एनाबेना, है ना, ये सब माइक्रोब्स है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। राइजोबियम तो हम लोग सुने भी होंगे पहले, है ना, पहले आपको नाम याद रखना है। ये सब क्या है? यूजफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। हमारे ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करता है ना, तो वही चीज है। तो इतना यूजफुल हम लोग इफेक्ट देख लिए। क्या माइक्रोब्स का सिर्फ और सिर्फ यूजफुल काम है? यूजफुल इफेक्ट शो करता है क्या? सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद है माइक्रोब्स? नहीं, माइक्रोब हम लोग के लिए नुकसानदेह भी है। हम लोग डे पर डे ना जाने कितना डिजीज से ग्रस्त होते हैं और उन सब डिजीज का वजह है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स फायदेमंद तो है ही, साथ साथ नुकसानदेह भी, है ना। तो अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स देखेंगे। क्या देखेंगे? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स।
अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक कुछ नहीं, सिर्फ मैक्रोब्स के बारे में बताया है। मैक्रोब्स क्या होता है और कितना तरह का उसका क्लासिफिकेशन बताएं, कौन कौन सा मैक्रोब्स है, जैसे कौन कितने तरह का मैक्रोब्स, मेनली 5 तरह का है ना। इसके अलावा भी होता है, लेकिन उतना डिटेल में हम लोग को बात नहीं करना। वायराइड है ना, पिरियन, इन सब के बारे में लोग इतना डिटेल में नहीं जानना, ये सभी मैक्रोब्स है। तो मैक्रोब्स कितना 5 तरह का होता है? बैक्टीरिया, फंगी, अलगी, प्रोटोजोआ, वायरस, ये 5 तरह का मैक्रोब्स है ना। अच्छा, मैक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल भी है, मैक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो हम लोग यूजफुल मैक्रोब्स देख लिए। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म या हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मैक्रोब्स। तो आपको करना क्या है, इतना को अच्छे से अब नोट्स बना लेना है ना, अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद आगे फिर जो हम पढ़ाएंगे उसको भी लिखना है। और आपको अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो मन में, तो आप हमसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, पॉज करके मैं मिटा दे रहा हूं इसको। हार्मफुल मैक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, देखिए ऐसा मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज करवाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजन। क्या बोलते हैं? पैथोजन। पूछा हुआ क्वेश्चन, पैथोजन क्या होता है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे थे। जब कोई भी मैक्रोब्स किसी ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज करवाता है या डिजीज कॉजिंग मैक्रोब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजन। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। किसी में, ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन में, चाहे किसी भी मैक्रोब्स की वजह से किसी प्लांट में डिजीज हो रहा है, तो जिस मैक्रोब्स की वजह से डिजीज होता है तो उस मैक्रोब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजन। क्या बोलते हैं? पैथोजन। जैसे कि सम मैक्रोब्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स या अदर एनिमल्स, तो उस डिजीज कॉजिंग मैक्रोब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड पैथोजन। ओके, क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे डिजीज का। देखिए, हार्मफुल इफेक्ट में मेनली हम लोग को डिजीज के बारे में पढ़ना, उन सारे डिजीज के बारे में पढ़ना है जो मैक्रोब्स की वजह से होता है। वो सारा डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो उन सब डिजीज को हम लोग कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे, है ना। जैसे बैक्टीरिया एक मैक्रोब्स है, तो बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सा डिजीज होता है। फंगी एक मैक्रोब्स है, फंगी की वजह से कौन कौन सा डिजीज होता है। वायरस एक मैक्रोब्स है, वायरस की वजह से कौन कौन सा डिजीज होता है। इन सबको हम लोग 1 by 1 करके पढ़ने वाले हैं ना। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीटेट वगैरह में ना। क्या करते हैं, ढेर सारा डिजीज दे देते हैं, बोलते इनमें से कौन सा ऑप्शन सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज को इंडिकेट करता है। फिर इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है इनमें सिर्फ आपको वायरल डिजीज है। हर एक ऑप्शन में 2-3 डिजीज दिया हुआ रहता है। तो हमको ये तो पता होना चाहिए ये जो डिजीज होता है ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है। चलिए, हम क्या किए, डिजीज और माइक्रो बैक्टीरिया में डिफरेंट तरह का बैक्टीरिया होता है। उस पार्टिकुलर डिजीज के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है या कौन से बैक्टीरिया की वजह से उस पार्टिकुलर वो डिजीज होता है, वो भी साइड में लिखे, लेकिन नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जैसे एग्जांपल ले लें आपको, जैसे टाइफाइड फीवर होता है, टाइफाइड आपको बैक्टीरिया से होता है, इतना ही आपको ध्यान रखना। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से। अच्छा, कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो जैसे साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी क्या, एक बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम सीटेट वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ ये पूछते हैं टाइफाइड कैसा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है, अलगल डिजीज है, कैसा डिजीज है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वही चीज है। अच्छा, उससे पहले हम लोग बात करेंगे डिजीज के बारे में। डिजीज जो होता है ये कितने तरह का होता है? देखिए, डिजीज 2 तरह का होता है मेनली। एक होता है कॉन्जेनाइटल डिजीज, एक होता है एक्वायर्ड डिजीज। क्या होता है? कॉन्जेनाइटल डिजीज, दूसरा एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज ऐसे डिजीज को बोलेंगे जो हमको बाय बर्थ मिलता है या बर्थ के समय से ही जो डिजीज रहता है, तो मतलब कि जेनेटिक डिजीज, अनुवांशिक बीमारी, है ना। तो ऐसे डिजीज को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जेनाइटल डिजीज। डिजीज विच अकर एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो बर्थ के समय से ही हमारे शरीर में होता है, वैसे डिजीज को क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल डिजीज। फॉर एग्जांपल जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ये आपको बर्थ से ही आपके पास होगा, है ना। किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब बाय बर्थ है, तो वो जो डिजीज है वो कैसे किस में आएगा बताइए? कॉन्जेनाइटल डिजीज। जितना भी जेनेटिक डिसऑर्डर है वो सब कैसा है? कॉन्जेनाइटल डिजीज है। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, अच्छा हीमोफीलिया को लिख लीजिए, ब्लीडिंग्स डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीडर्स डिजीज या ब्लीडिंग्स डिजीज। ब्लीडिंग्स डिजीज, है ना। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कट जाए तो ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं करता है और खून कुछ ज्यादा ही बहने लगता है ना। तो वही चीज है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हीमोफीलिया।
कैसा डिजीज है? जेनेटिक डिसऑर्डर है या कॉन्जेनिटल डिजीज है। जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस, एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस होता है ये आपको डाइट के डिफिशियंसी की वजह से होता है। जैसे अगर किसी के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और आपको कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक्ड डिजीज है, मतलब एक्स क्रोमोसोम होता है उससे रिलेटेड डिजीज है। ये जेनेटिक डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? ये आपको डाइट के डिफिशियंसी की वजह से होता है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, दूसरा जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज ऐसे डिजीज को बोलेंगे जो आपको बाय बर्थ नहीं है, बर्थ के बाद डेवलप होता है। क्लियर है? अच्छा, ये भी दो तरह का होता है एक्वायर्ड डिजीज। एक को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, एक को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब ये हो गया उस पर्सन को कोई डिजीज है और उसके बगल में कोई आदमी बैठा हुआ है ना, तो अगर उसकी वजह से बगल वाले आदमी जो हेल्दी आदमी है उसके शरीर में भी वो डिजीज ट्रांसफर हो जाए तो ऐसे डिजीज को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में उस डिजीज का ट्रांसफर हो जाना, मतलब आपको कम्युनिकेबल डिजीज कहलाता है। अगर ट्रांसफर ना हो तो उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। वही चीज है कम्युनिकेबल डिजीज। These can spread by direct contact with infected person. For example, chicken pox, mumps, syphilis, है ना। ये सब आपको कांटेक्ट होने की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिजीज हो सकता है, इसलिए बोलेंगे इसको कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दिस कैन नॉट बी स्प्रेड बाय कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। फॉर एग्जांपल, कैंसर, मलेरिया, और किसी को कैंसर है उसके बगल में बैठ जाए या कोई और आदमी बैठ जाए, हेल्दी आदमी बैठे, तो उसको कैंसर नहीं होगा क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज नहीं। मलेरिया कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है ना, तो यही चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, फिर हम लोग वही बात कर रहे हैं, हम लोग कैटेगरी वाइज देख लेते हैं बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सा है ना। तो बैक्टीरियल डिजीज सबसे पहला हम लोग 6-7 नाम लिख दिए, आप कम से कम नाम याद रखिएगा सबका, है ना। ये क्या, जैसे ट्यूबरकुलोसिस कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। कोलेरा कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है। टेटनस बैक्टीरियल डिजीज है। वुफिंग कफ बैक्टीरियल डिजीज है। डिप्थेरिया बैक्टीरियल डिजीज है। इन सब डिजीज जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बताइए? बैक्टीरिया की वजह से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल डिजीज। अच्छा, नाम फिर बोल रहे हैं, उसमें तो कुछ ही नाम अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, जैसे टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, ये नाम पूछा जा सकता है, ये तो पूछती ही है ना। जैसे आपको क्या करें, ढेर सारा ऑप्शन में दे दें, बोलेंगे इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज, आया हुआ क्वेश्चन इस तरह का है ना, तो आप कम से कम नाम ध्यान में रखें, है ना। और कोलेरा विब्रियो कोलेरी से होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से होता है। टेटनस कौन से बैक्टीरिया से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। वुफिंग कफ पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया से होता है। डिप्थेरिया कोलिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है। ये सब बैक्टीरिया का नाम है और ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। क्लियर है? नाम याद रहेगा। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सा जल्दी बताइए? ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, निमोनिया हो गया, टेटनस हो गया, वुफिंग कफ हो गया, डिप्थेरिया हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं सिर्फ इतना ही बैक्टीरियल डिजीज है, इसके अलावा और भी बहुत सारा बैक्टीरियल डिजीज है, फिर हम लोग को उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना। आप बस इतना याद रखें, सवाल सॉल्व हो जाएगा किसी भी टीचर एग्जाम से रिलेटेड, सीटेट का जो भी सवाल रहेगा ना, इसके लिए निश्चिंत रहें। दूसरा क्या हम लोग कौन सा डिजीज पढ़ने वाले हैं? फंगल डिजीज। कौन सा डिजीज? फंगल डिजीज, मतलब ऐसा डिजीज जो फंगी की वजह से होता है, जिसका पैथोजन क्या हो? फंगी। अच्छा, पैथोजन किसको बोलते हैं? ऐसा माइक्रोब से जिसके वजह से डिजीज होता है, या ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके वजह से डिजीज होता है, या डिजीज काउज होता है, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजन। क्या बोलते हैं? पैथोजन। सिंपल, जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीज हो जाए तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? पैथोजन। तो फंगल डिजीज, तो जैसे ये सब क्या हो गया? सब बैक्टीरियल पैथोजन हो गया, ये सब फंगल पैथोजन है, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है, ये सब फंगल डिजीज है। आप याद रखिए, रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म एक तरह का डिजीज है ना। तो किसकी वजह से होता है? ये फंगी की वजह से होता है। कौन सा फंगी? माइक्रोस्पोरम फंगी। उसी तरह एथलीट्स फुट डिजीज, ये भी क्या है? फंगल डिजीज है। स्केबीज है ना, स्केबीज पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्केबीज है ना, ये भी किसका कैसा डिजीज है? फंगल डिजीज। कौन सा फंगी से होता है? स्केप्टोस स्केबीज, है ना।
ये तो ये नाम याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है ना। ये सब जो नाम आपको लिखा है हम, जैसे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज है, निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है, टेटनस बैक्टीरियल डिजीज है, वूपिंग कफ बैक्टीरियल डिजीज है, डिप्थेरिया बैक्टीरियल डिजीज है, ये सब नाम याद होना चाहिए। रिंगवॉर्म बैक्टीरियल डिजीज है, एथनिक फूड डिजीज बैक्टीरियल डिजीज है, इसके बीच क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रोटोजोन डिजीज की, मतलब ऐसा डिजीज जो प्रोटोजुआ की वजह से, प्रोटोजुआ भी क्या एक तरह का माइक्रोब्स है ना। तो देखिए इसमें भी वही बात, फिर आपको नाम याद रखना, क्या याद रखना, नाम याद रखना। जैसे कालाजार, कालाजार एक तरह का फीवर होता है, फीवर टाइप का डिजीज है जो किसकी वजह से होता है, प्रोटोजुआ की वजह से। नाम कौन सा प्रोटोजुआ की वजह से होता है ये याद ना भी रखिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये याद होना चाहिए आपको। जैसे कालाजार कैसा डिजीज है, प्रोटोजोन डिजीज है। स्लीपिंग सिकनेस कैसा डिजीज है, प्रोटोजोन डिजीज है। डिसेंट्री कैसा डिजीज है, प्रोटोजोन डिजीज है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, डिसेंट्री इनमें से किसकी वजह से होता है, प्रोटोजुआ की वजह से, वायरस की वजह से, फंगी की वजह से, अलगी की वजह से, है ना। तो किसकी वजह से होता है, प्रोटोजुआ की वजह से होता है। कौन सा प्रोटोजुआ, एंटमीबा हिस्टोलैटिका। अच्छा, इसको अमीबाइक डिसेंट्री भी बोलते हैं ना। नेक्स्ट मलेरिया, मलेरिया कैसा डिजीज है, प्रोटोजोन डिजीज। कौन सा प्रोटोजुआ से होता है मलेरिया, प्लाज्मोडियम, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब वायरल डिजीज की बात करें ना, इसमें भी क्वेश्चन आया इनमें से कौन सा वायरल डिजीज का ग्रुप है। तो हम लोग देखिए वायरल डिजीज में सबसे पहले बात करते हैं एड्स का, है ना। एड्स कैसा डिजीज है, वायरस से होता है, इसलिए कैसा वायरल डिजीज है। कौन सा वायरस से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोवायरस। कौन सा वायरस, रेट्रोवायरस बोल दीजिए, या उसी का एक मेंबर होता है HIV वायरस, है ना। एड्स का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। या HIV का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, है ना, वही चीज, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। रेबीज, रेबीज कैसा डिजीज है, एक वायरल डिजीज है। कौन से वायरस की वजह से होता है, रेबीज वायरस की वजह से। अच्छा याद रखिएगा, डॉग बाइटिंग की वजह से कुत्ता वाला किसी को काट ले तो ये डिजीज होने का पूरा संभावना होता है, रेबीज। नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स कैसा डिजीज है, वायरल डिजीज है। किसकी वजह से होता है, वेरिलियो वायरस, है ना। ये नाम याद रखिएगा, रेबीज वायरल डिजीज है, स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिस A वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिस B वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, मिसल्स क्या है, वायरल डिजीज है। क्लियर है, सब नाम ध्यान में रखिएगा। अच्छा कुछ बात कर लेते हैं कैरियर या वेक्टर। अच्छा कैरियर और वेक्टर होता क्या है ना। जब आप लोग डिजीज वाला चैप्टर पढ़े भी होंगे 12th क्लास में, हैवी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां भी बताया जाता है कैरियर या डिजीज का क्या है, या ये डिजीज का वेक्टर क्या है। मतलब कैरियर और वेक्टर पैथोजन तो नहीं बोल सकते, पैथोजन नहीं है वो, है ना, लेकिन वो पैथोजन को कैरी करता है। क्या करता है, पैथोजन को कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया क्या है, पैथोजन है। कौन सा डिजीज काउज करता है, फीवर काउज करवाता है, टाइफाइड मलेरिया फीवर काउज होता है। तो मलेरिया जो होता है ये मच्छर के काटने से हो जाता है। किसके काटने से, मच्छर। तो यहाँ पे मच्छर जो है, मस्क्वाटो जो है वो क्या करता है, उस प्लाज्मोडियम को कैरी करता है 1% टू अदर पर्सन, है ना। तो वो किसके तरह काम कर रहा है, कैरियर की तरह काम कर रहा है, वेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो आपको क्या करना, कुछ कुछ डिजीज का क्या वेक्टर होता है इसका आपको याद रखना है। जैसे कि फीमेल एनोफिलस मस्क्वाटो एक तरह का मस्क्वाटो ही है ना। उसका फीमेल एनोफिलस मस्क्वाटो जो है कि कौन से डिजीज का कैरियर है, कौन सा डिजीज कैरी करता है, मलेरिया। उसी तरह फीमेल एडिस मस्क्वाटो ये कौन सा डिजीज कैरी करता है, डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर का कैरियर कौन है, एडिस मस्क्वाटो। कौन सा मस्क्वाटो, एडिस मस्क्वाटो। फिर कूलेक्स मस्क्वाटो ये कौन से डिजीज का कैरियर बताइए, फिलारियसिस या एलिफेंटियसिस, है ना। नेक्स्ट सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई कौन से डिजीज का कैरियर है, कालाजार। सेसे फ्लाई, इसको क्या पढ़ते हैं, सेसे फ्लाई, सेसे टी साइलेंट, है ना। सेसे फ्लाई कौन से डिजीज का कैरियर है, स्लीपिंग सिकनेस। अच्छा एक टर्म आपको ध्यान रखना है, सिम्बायोसिस। अच्छा पैरासाइट और सिम्बायोसिस। पैरासाइट क्या होता है, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहता हो और वहीं से भोजन वगैरह प्राप्त कर रहा हो, मतलब होस्ट बॉडी को जहां से भोजन प्राप्त कर रहा है उसको बोलते हैं होस्ट बॉडी, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, और जो प्राप्त कर रहा है उसको बोलते हैं पैरासाइट, उसको फायदा हो रहा है। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम लोग, ऐसे इंटरेक्शन को बोलते हैं पैरासिटिज्म या पैरासाइट। चलिए उसी तरह एक होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या होता है, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से दोनों को फायदा होता है। पहले को दूसरे से फायदा था, दूसरे को भी पहले से फायदा था। मतलब ऐसा समझ लीजिए उसका जीवन यापन करने के लिए कुछ काम पहला कर देता है, कुछ काम दूसरा कर देता है।
दूसरे के लिए, है ना, एक दूसरे के लिए। तो इस तरह से दोनों ही बेनिफिटेड रहते हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। आपके सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ भी है, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहा है, एक मिनरल्स वगैरह शेल्टर वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा आपको ऑटोट्रॉफ है मतलब फूड वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलेंगे? तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सिम्बायोसिस। इंटरेक्शन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन वन इज बेनिफिटेड फ्रॉम अदर। जब एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे से बेनिफिटेड हो तो वैसे इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस, है ना, एक दूसरे के बेनिफिटेड हो, बेनिफिटेड टू ईच अदर, है ना, वही चीज है। एग्जांपल में याद रखें लाइकेन। लाइकेन भी क्या एक तरह का सिम्बायोसिस रिलेशन, इसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, एक फंगी प्लस अलगी। फंगी क्या करते हैं पता है आपको? ये मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स ये सब चीज ला के देते हैं किसको? अलगी को। और अलगी फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड बनाता है। अब क्या है, अलगी को क्या हुआ, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सब के लिए मतलब कि काम नहीं करना पड़ा, फंगी ला के दे दिया। और फंगी को क्या, फंगी हेटरोट्रॉफ है, उसको भोजन चाहिए तो उसको भोजन मिल जाता है, और अलगी को मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। दोनों एक दूसरे से फायदा हो रहा है दोनों को। तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? सिम्बायोसिस। एग्जांपल याद रखिएगा, फंगी। फंगी किसका एसोसिएशन होता है? फंगी प्लस अलगी। माइकोरिजा। माइकोरिजा किसका एसोसिएशन होता है? फंगी प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट। उसी तरह अच्छा कुछ प्लांट डिजीज का भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर, ये प्लांट में होता है। डिजीज किस में होता है? प्लांट में। तो ये जो डिजीज होता है प्लांट में बैक्टीरिया की वजह से होता है। जैसे आपको रस्ट ऑफ व्हीट है ना, व्हीट वगैरह में रस्टिंग वगैरह का डिजीज होता है, वो आपको फंगी की वजह से होता है। जैसे लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो का एक डिजीज है जिसका नाम देते हैं हम लोग लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये भी कैसा डिजीज है? फंगल डिजीज है। अच्छा एक होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वो भी कैसा डिजीज है? फंगल डिजीज है। चलिए अब हम लोग एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे जिसमें हम लोग सीटेट के जितने भी क्वेश्चन आए उसको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए और बहुत छोटा चैप्टर, इसको रिवाइज कर लीजिए। और जो क्वेश्चन हम देंगे पहले वो क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिएगा, पॉज करके खुद से आंसर सोच लीजिएगा, फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा, फिर मेरा आंसर देखिएगा। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए।